हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामोत्तम कारगवा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दिल्ली। आज मैं आपको कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर मनी एंड फाइनेंस सिस्टम, इसमें एक टॉपिक है बैंकों द्वारा शाखा निर्माण। बैंकों के द्वारा शाखा निर्माण किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो व्यापारिक बैंक मुद्रा के लेन देन के साथ शाखा निर्माण का कार्य भी करते हैं, जबकि गैर बैंकिंग ऐसा नहीं कर सकते। अर्थात जो व्यापारिक बैंक है उन्हीं के द्वारा शाखा निर्माण किया जाता है। और ये जो शाखा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है। ये जो बैंक है, ये व्यापारिक बैंक है, ये जो है दो प्रकार से शाखा निर्माण करते हैं। एक है नोट निर्गमन द्वारा शाखा निर्माण, अर्थात जो देश का केंद्रीय बैंक है वह नोट निर्गमन के द्वारा शाखा निर्माण करता है या शाखा सृजन करता है। पहले जो है नोट निर्गमन होता था, उसके पीछे 100% कोष रखा जाता था, लेकिन आजकल ये नीति बदल गई है और अब केंद्रीय बैंक एक निश्चित मात्रा में वास्तविक कोष के बदले असीमित मात्रा में नोट जारी कर रहे हैं। दूसरी विधि है नकद जमा और शाखा जमा द्वारा शाखा सृजन, अर्थात बैंक जो है नकद जमा है, ये नकद जमाएं जमा करता बैंक में नकदी के रूप में जमा कराते हैं। और ये जो नकदी जमा इकट्ठी होती है बैंकों में ग्राहकों के द्वारा जमा होने से इस ये जो जमा राशि है इससे बैंक शाखा सृजन करते हैं। इसके साथ साथ शाखा जमा, तो शाखा जमा वे जमाएं हैं जो बैंक अपने ऋणी को ऋण देते समय उसके खाते में जमा करा देता है, इसे ही शाखा जमा कहते हैं। अर्थात बैंक ग्राहकों को जो ऋण देता है इसके द्वारा भी शाखा का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे शाखा निर्माण के जो निर्धारक तत्व है वो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं। तो अर्थात जो शाखा का जो निर्माण किया जाता है या बैंक शाखा का सृजन करते हैं, इसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहले देश में विधिग्राह्य मुद्रा की मात्रा। तो देश में अगर विधिग्राह्य मुद्रा जितनी अधिक होगी तो लोगों में बचत करने की जो प्रवृत्ति है वो भी अधिक होगी और इससे क्या होगा, बैंक जमाओं में वृद्धि होगी। अर्थात वे अधिक से अधिक राशि बैंकों में जमा कराएंगे और बैंक अधिक से अधिक शाखा निर्माण करेंगे या शाखा सृजन में वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि लोगों में जो बचत की प्रवृत्ति कम होगी तो फिर शाखा का निर्माण कम होगा। सेकेंड है बैंकिंग आदत। लोगों में बैंकों की आदत जितनी ज्यादा होगी, बैंकों में आवाजाही उनकी जितनी ज्यादा होगी, बैंकों में जितने ज्यादा पैसे जमा कराएंगे तो उसी प्रकार से बैंक भी शाखा निर्माण में अपना योगदान देंगे। अर्थात अगर ज्यादा लोग जमा कराएंगे तो उनकी जो शाखा निर्माण की जो क्षमता है उसमें अधिक वृद्धि होगी। कम जमा कराएंगे तो बैंकों की शाखा सृजन की क्षमता कम होगी। थर्ड है बैंकिंग सुविधाएं और विकास। अगर देश में अधिक बैंकिंग सुविधाएं हैं तो इससे क्या होगा, अधिक बैंकिंग प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा और अधिक बैंकिंग प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने से क्या होगा, अधिक बैंकों का विकास होगा और अधिक बैंकों का विकास होने से अधिक बैंकिंग सुविधाएं बढ़ेगी और इस प्रकार से जो शाखा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तीव्र होगी। फोर्थ है बैंकिंग मौद्रिक व्यवस्था। तो देश की मौद्रिक व्यवस्था जितनी सुदृढ़ होगी
बैंकों की साख निर्माण की क्षमता उतनी ही बढ़ेगी। और अगर मौद्रिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, कमजोर है, तो मौद्रिक व्यवस्था जो कमजोर मौद्रिक व्यवस्था है उसमें साख का निर्माण कम हो पाएगा। आर्थिक विकास का स्तर, देश में व्यापार, उद्योग, कृषि आदि अगर विकसित है तो वहां पर साख का सृजन या साख का निर्माण अधिक होगा। इसके विपरीत अगर देश का आर्थिक विकास का स्तर कमजोर है तो वहां पर जो साख निर्माण है उसमें उतनी वृद्धि नहीं हो पाएगी। सरकारी नीति, अगर देश की सरकार उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग व्यवस्था को विकसित करने की नीति अपनाएगी तो इससे साख निर्माण तीव्र गति से होगा। और अगर सरकार की ऐसी नीति नहीं होगी तो वहां पर साख का निर्माण कम होगा। व्यापारिक परिस्थितियां, देश में व्यापार को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियां अगर विद्यमान है तो साख निर्माण तीव्र होगा। और इसके विपरीत यदि देश में व्यापार को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियां मौजूद नहीं होंगी तो साख का निर्माण कम होगा। राजनीतिक परिस्थितियां, अगर देश में राजनीतिक स्थिरता है तो साख निर्माण तीव्र गति से होगा। और अगर देश में राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति है तो साख सृजन बहुत कम होगा या नहीं के बराबर होगा। प्राथमिक जमाओं की मात्रा, तो बैंक जो शुरू में पैसा जमा करते हैं तो अगर जो प्राथमिक जमाएं हैं वो अगर ज्यादा होगा, अगर जो प्राथमिक जमाएं हैं उसकी मात्रा ज्यादा होगी तो साख निर्माण अधिक होगा। और अगर प्राथमिक जमाएं कम होंगी तो साख निर्माण भी कम हो पाएगा। नेक्स्ट है कुल दायित्व में नगद कोष का प्रतिशत। तो बैंक जितने अधिक राशि नगद रखेंगे साख निर्माण उतना ही कम होगा। अर्थात बैंकों को कुछ एक निश्चित प्रतिशत नगद के रूप में रखना होता है जिससे जो ग्राहक उनकी मांग के ऊपर उनको पैसा दिया जा सके। तो अगर इसकी मात्रा जितनी ज्यादा अधिक होगी साख का निर्माण उतना ही कम होगा और जितनी कम होगी उतना ही अधिक होगा। केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति, तो केंद्रीय बैंक भी जो खुले बाजार की प्रक्रिया है आदि ये कुछ उसकी नियंत्रण की जो नीतियां है वो साख की मात्रा के ऊपर से नियंत्रण करता है। तो अगर सख्त होगी केंद्रीय बैंक की जो नीतियां है वो अगर इस मामले में सख्त होगी तो साख का निर्माण कम होगा और अगर सख्त नहीं होगी तो अधिक साख निर्माण होगा। प्रतिभूतियों का स्वरूप, तो बैंक जो भी ऋण देते हैं वो प्रतिभूतियों के बदले देते हैं, अर्थात प्रतिभूतियों को गिरवी रख के देते हैं। तो अगर प्रतिभूतियां श्रेष्ठ होगी तो साख का निर्माण अधिक होगा और अगर प्रतिभूतियां अच्छी नहीं होगी, उसमें लिक्विडिटी कम होगी तो साख का निर्माण कम होगा। सट्टे की प्रवृत्ति, देश में सट्टे की प्रवृत्ति अगर अधिक है तो वहां पर साख का निर्माण अधिक होगा और सट्टे की प्रवृत्ति कम है तो साख का निर्माण कम होगा। और अंतर्राष्ट्रीय ऋणों की मात्रा, तो जो विदेशी ऋण है, विदेशी ऋण जितने अधिक होंगे, अर्थात हम अगर विदेशों से ऋण लेते हैं तो इससे भी साख का निर्माण होता है। जितने अधिक विदेशी ऋण होंगे उतना ही अधिक हमारे देश की साख की जो मात्रा है या जो साख निर्माण का कार्य है वो तीव्र गति से होगा। जनता में बचत प्रवृत्ति, अगर जनता में बचत की प्रवृत्ति है अर्थात लोग अपना जो जितना कमाते हैं उसमें अधिक से अधिक बचत करने की कोशिश करते हैं और अगर ऐसा सभी व्यक्ति करते हैं तो इससे अधिक बचत होगी, बैंकों के पास अधिक पैसा रहेगा और इस प्रकार से जो साख निर्माण का जो कार्य है वो तीव्र गति से होगा। थैंक यू।